हेलो एंड वेलकम मेरे सभी बेहद प्यारे शेर और शेरनियों को। तो कैसे हैं मेरे सभी सब सजते हुए उभरते हुए सितारे। उम्मीद करती हूँ मेरे सारे सितारे अच्छे से चमक रहे होंगे और सभी को पहला लेक्चर बेहद पसंद आया होगा, समझ आया होगा। एनसीईआरटी से हमने एक एक लाइन भी उठा के करी थी। तो बेटा पहले लेक्चर में हमने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर शुरू किया, जहां हमने उसका इंट्रोडक्शन सीखा, दैट इज व्हाट इज सेल। तो क्या जवाब है, सेल क्या है? सेल बेसिकली बेटा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। कहते हैं एनी ऑर्गेनिज्म जिसकी बॉडी एक भी सेल की बनी है वो केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, जैसे कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, प्रोटोजोन्स, प्रोटिस्टियंस एक्सेट्रा। ये सभी ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनका शरीर मात्र एक सेल से बना है, पर फिर भी ये एक मल्टी सेल्ड ऑर्गेनिज्म की तरह इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो करते हैं, जिससे ये साबित होता है दैट यस सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स थे जिसको मैथियस श्लीडेन और थियोडर श्वान ने एक्सप्लेन किया इनकी सेल थ्योरी में, जिसे आगे जाके मॉडिफाई किया और एक फाइनल शेप दिया साइंटिस्ट रुडोल्फ वर्चाउ ने बाय एडिंग अ स्टेटमेंट ओमिनस सेल्यूला ई सेल्यूले। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाता है हु डिस्कवर्ड द सेल, तो क्या जवाब दोगे? जल्दी बताओ, क्या आंसर आया मन में? रॉबर्ट हुक आंसर आया, तो बिल्कुल सही है। रॉबर्ट हुक ने बेटा सबसे पहला सेल खोजा था, जबकि सबसे पहला लिविंग सेल किसने खोजा था? यस, एंटनी वॉन ल्यूवेनहुक ने। हर सेल के पास उसका खुद का ब्रेन होता है जो सेल में हो रही सारी हलचल को रिकॉर्ड, मतलब सारी होने वाली हलचल को कंट्रोल करता है, रिकॉर्ड करता है, जिसे बेटा हम न्यूक्लियस ऑफ द सेल कहते हैं। इसे डिस्कवर किया था साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन ने। इसके अलावा हमने पूरा ओवरव्यू ऑफ द सेल समझा, साइज ऑफ द सेल, शेप ऑफ द सेल। फिर हमने ये भी देखा था कि जो शेप है वही डिसाइड करेगा कि सेल क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा। इसके अलावा हमने न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के बेसिस पे दो टाइप के सेल देखे, एक प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल जिसे बेटा प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं, और एक एडवांस टाइप ऑफ सेल जिसे यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। आई होप यहां तक सबने क्रिस्टल क्लियर समझ लिया होगा। इसके अलावा बेटा हमने पिछली क्लास में प्रोकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर पे भी चर्चा करना शुरू कर दी थी, और मैं आपको सेल एनवेलप पढ़ा रही थी, जिसमें हमने आई थिंक सो दो आउटर टू लेयर्स के बारे में बात कर ली थी, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल। साथ ही साथ हम सबसे इनर मोस्ट लिविंग सिलेक्टिवली परमिएबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि सेल मेम्ब्रेन पे चर्चा कर रहे थे, और वही मैंने क्लास को रोक दिया था, है ना? तो आज हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही फिर से बेटा शुरुआत करनी है। तो पहले हम क्या करेंगे, हमारा क्या सीक्वेंस है पढ़ने का? सबसे पहले मैं आपको हर एक चीज समझाऊंगी, लिखवाऊंगी, और फिर हम एनसीईआरटी से भी बेटा पढ़ के बिल्कुल कॉन्सेप्ट को डन करेंगे। पिछली क्लास में किस रीजंस की वजह से क्वेश्चंस नहीं किए थे, पर अब हर क्लास में हम क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे। तो लास्ट में क्लास के एंड में वी विल हैव प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस टू प्रैक्टिस एज वेल। इसके अलावा अब आपको आज से इस लेक्चर, सेकेंड लेक्चर ऑनवर्ड्स बेटा डीपीपी भी मिलना शुरू हो जाएगी। तो बस क्लास के बाद आपको कुछ नहीं करना है, उन सभी सवालों को प्रैक्टिस करना है। जहां फंसते हो कमेंट में मेंशन करो, आपकी हेल्प की जाएगी। ठीक है, तो चलो बिना किसी डीले के फिर से शुरू करते हैं आज का सफर प्रोकैरियोटिक सेल के साथ। ओके, तो हम बेटा बात कर रहे थे प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर की, जिसमें हम उसकी सेल एनवेलप की बात कर रहे थे, और हम फिलहाल दो लेयर आउटर मोस्ट अगर बाहर से चले तो बेटा हम ग्लाइकोकैलिक्स एंड सेल वॉल की बात कर चुके थे, है ना? जिसने पिछला लेक्चर नहीं देखा है, हम्बल रिक्वेस्ट है पहले जाओ और पिछला लेक्चर देखो, फिर इस सेकंड लेक्चर को देखना, ताकि आपको यहां तक की बात बिल्कुल समझ में आ जाए। और अब शुरू करते हैं तीसरी इनर मोस्ट लेयर सेल मेम्ब्रेन से।
तो सेल मेम्ब्रेन क्या है बेटा? इनर मोस्ट। नेचर कैसा है? लिविंग है। सिलेक्टिवली परमिएबल है, जिसका मतलब होता है ये सिलेक्टेड सब्सटेंसेस को ही सेल के अंदर बाहर करने देगी। सिलेक्टेड मॉलिक्यूल्स ओनली कैन पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। तो ये कैसी होती है बेटा? ये सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। आई होप पहले 3 पॉइंट सबको समझ में आ गए होंगे। अब अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, जैसे हमने सेल वॉल में बात करी थी कि सेल वॉल बेटा पेप्टिडोग्लाइकेन यानी कि म्यूरिन का बना हुआ है, ग्लाइकोकैलिक्स डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर थिक टफ रेजिस्टेंट कैप्सूल के फॉर्म में हो सकती है, या थिन स्मूथ स्लाइमी टू टच जेली लाइक स्लाइम लेयर के फॉर्म में हो सकती है। तो जैसे हमने कहीं ना कहीं ग्लाइकोकैलिक्स और सेल वॉल से जुड़े हुए स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट देखे, वैसे ही बेटा हमें सेल मेम्ब्रेन का भी समझना पड़ेगा। और एक चीज याद रखना, प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल में कोई भी सिमिलैरिटी नहीं है। ये दोनों बिल्कुल ही एक दूसरे से पूरक सेल है, मतलब बिल्कुल एक दूसरे से अलग सेल है, डिस्टिंक्ट सेल है, एक्सेप्ट कोई सिमिलैरिटी नहीं है इन दोनों सेल में एक्सेप्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर हम स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट की बात करें और बेसिक फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो प्रोकैरियोट यूकैरियोट यहीं पर एक जैसे हैं, राइट। तो अगला पॉइंट क्या लिखोगे? सेल मेम्ब्रेन जो है स्ट्रक्चरली प्रोकैरियोट की सेल मेम्ब्रेन इज सिमिलर टू यूकैरियोट्स। और क्या स्ट्रक्चर होता है यहां पर? बस मैं आपको नाम से रूबरू करवाऊंगी, डिटेल्ड स्ट्रक्चर मैं आपको पढ़ाऊंगी जब मैं आपको यूकैरियोटिक सेल डिटेल में पढ़ाऊंगी, पर यहां पर फिलहाल बस आपको नाम से ही मतलब है। तो स्ट्रक्चरली प्रोकैरियोटिक मेम्ब्रेन भी बेटा यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन की तरह ही होती है, जिसे एक्सप्लेन किया था साइंटिस्ट सिंगर एंड निकोलसन ने इन देयर मॉडल फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। बस यहां पर इतना लिख लो, क्या है ये मॉडल, कैसा दिखता है स्ट्रक्चर, सब पढ़ेंगे पर वक्त आने पर। तो स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अगला पॉइंट क्या लिखोगे? स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन was explained by scientist Singer and Nicholson in their model। क्या मॉडल था? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब क्या है ये मॉडल बाद में पढ़ेंगे, तो स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट अभी जरूरी नहीं है। अभी क्या जरूरी है? अभी जरूरी है बेटा इसके फंक्शंस को समझना। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे क्या कहेंगे डिस्टिंक्ट जो फंक्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बेटा, वो होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल करवाना। कैसा ट्रांसपोर्टेशन कराता है? सिलेक्टेड मॉलिक्यूल्स का ही मूवमेंट करवाता है। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस अक्रॉस द सेल, सेल के अंदर बाहर मूवमेंट ऑफ मटेरियल करवाना, ये जिम्मेदारी मेम्ब्रेन की है। इसके अलावा बेटा मेम्ब्रेन और भी इंपॉर्टेंट काम करता है। कैसे? मेम्ब्रेन लिविंग है बेटा, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिविंग होने की वजह से अपने आप को काम के हिसाब से मॉडिफाई कर लेती है और कुछ स्पेसिफिक मॉडिफिकेशंस दिखाती है। लेट्स स्टडी वन एंड ईच मॉडिफिकेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन डिटेल, राइट। तो अकॉर्डिंग टू द फंक्शन, काम के हिसाब से बेटा मेम्ब्रेन शोज, मेम्ब्रेन जो है कुछ मॉडिफिकेशन यानी अपने अंदर कुछ बदलाव लाती है। मेम्ब्रेन शोज सर्टेन चेंजेस, चेंजेस को क्या कहते हैं? मॉडिफिकेशन। तो यहां पर काम के हिसाब से बेटा मेम्ब्रेन
कुछ अपने अंदर बदलाव लाती है। अब एक एक करके वो सारे बदलाव बेटा पहले हम स्टडी करेंगे, फिर अपनी टेक्स्ट बुक से भी पढ़ेंगे। लाइक फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले बात करेंगे मीजोजोम्स की। अब देखो, अगर मैं बैक्टीरिया बनाऊं तो सबसे पहले बैक्टीरिया की क्या बनाऊंगी, आउटर मोस्ट लेयर विच इज ग्लाइकोकैलिक्स। फिर ग्लाइकोकैलिक्स के अंदर क्या बनाऊंगी, सेकेंड लेयर सेल वॉल, है ना। तो सबसे बाहर ये क्या है, ग्लाइकोकैलिक्स है, उसके अंदर क्या है, सेल वॉल है, और सबसे अंदर है बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि सेल मेम्ब्रेन। अब ये बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन बैक्टीरिया के अंदर खुद को मॉडिफाई कर लेती है और बैक्टीरिया सेल के अंदर की तरफ साइटोप्लाज्म की तरफ इन्वेजिनेट या ग्रो करने लग जाती है, आइदर इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल, अंदर की तरफ इनफोल्ड हो रही है, ऐसे वेसिकल के फॉर्म में घूम गई, या ट्यूब के फॉर्म में घूम जाती है, या ब्रांच्ड नेटवर्क के फॉर्म में लैमिला के फॉर्म में घूम जाती है। करेक्ट। तो इन्हें क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन बैक्टीरिया, एक्सक्लूसिवली बैक्टीरिया के केस में बेटा इनफोल्ड, इन मतलब अंदर की तरफ घूम जाती है, इनफोल्ड्स किस फॉर्म में, आइदर इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल मतलब बल्ब की तरह घूम जाएगी, या फिर फिंगर लाइक यानी ट्यूब के फॉर्म में, और ब्रांच्ड नेटवर्क यानी लैमिला के फॉर्म में, और इन द फॉर्म ऑफ लैमिला। और इन तीनों को क्या बोलते हैं, इन इन्वेजिनेशंस को बेटा मीजोजोम कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, मीजोजोम। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बैक्टीरिया में अंदर की तरफ इनफोल्ड हो जाती है, ईदर इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल, ट्यूब या लैमिला के फॉर्म में। इन स्ट्रक्चर को बेटा हम मीजोजोम्स कहते हैं। क्या कहते हैं, फिर से मीजोजोम्स। इनके अंदर ऐसा क्या स्पेशल है, अब आपने स्ट्रक्चर तो देख लिया भाई कैसे मीजोजोम बने, पर इनका काम क्या है। तो बेटा इनके अंदर अब रेस्पिरेटरी एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, इनके पास अलग अलग टाइप के रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं, जिसकी वजह से ये माइटोकॉन्ड्रिया की तरह काम करते हैं और रेस्पिरेशन में मदद करते हैं। तो मीजोजोम्स पोजेस, क्या है इनके पास बेटा, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स हैं, देयरफॉर परफॉर्म्स रेस्पिरेशन किसकी तरह, जैसे हमारे यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया करता है, पावर हाउस ऑफ द सेल, क्या करता है, आपके ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करता है, रेस्पिरेशन करता है एनर्जी जनरेट करने के लिए। अब आपने एक चीज कल पढ़ी थी कि बैक्टीरिया के पास कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल नहीं होता, यानी इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया तो है नहीं, तो इनके लिए कौन रेस्पिरेशन का काम करेगा, मीजोजोम्स। तो जैसे आपके लिए माइटोकॉन्ड्रिया है, बैक्टीरिया के लिए मीजोजोम्स है। So mesosomes possess respiratory enzyme, therefore performs respiration similar to eukaryotic mitochondria. ये तो इनका मेन काम हो गया भाई। इसके अलावा भी बेटा, इस काम के अलावा भी बेटा मीजोजोम्स और भी फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये बेटा डीएनए रेप्लिकेशन में मदद करते हैं। ड्यूरिंग बाइनरी फिजन, जब बैक्टीरिया असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने वाला होता है, जब बैक्टीरिया डिवाइड करने वाला होता है बाइनरी फिजन की मदद से, तो उस दौरान ये मीजोजोम डीएनए रेप्लिकेशन में मदद करते हैं। सो दे हेल्प इन डीएनए रेप्लिकेशन ड्यूरिंग फिजन।
ना सिर्फ बेटा ये डीएनए रेप्लिकेशन में मदद करते हैं, बल्कि ये इंश्योर करते हैं कि एक सेल से बनने वाली दोनों नई डॉटर सेल को बराबर से डीएनए का बंटवारा होए। तो ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल का ये भी ध्यान रखते हैं। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डीएनए टू बोथ द डॉटर सेल, टू बोथ द डॉटर सेल। तो इनका बहुत इंपॉर्टेंट काम डिवीजन के दौरान भी है। तो ना सिर्फ ये रेस्पिरेशन में बेटा मदद करते हैं, इसके अलावा ये दो और इंपॉर्टेंट काम करते हैं फिजन बाय डिवीजन के दौरान। क्या? डिवीजन के दौरान डीएनए रेप्लिकेट करवाएंगे, और जैसे ही डीएनए का अमाउंट डबल होगा तो ये इंश्योर करेंगे, ये ध्यान रखेंगे कि बनने वाली दोनों डॉटर सेल को डीएनए का अमाउंट बराबर से मिले, किसी को कम या किसी को ज्यादा नहीं। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पहला इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशन है, चेंज है, जो इन कामों में मदद करता है। इसके अलावा बेटा सेकेंड इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशन प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन प्रोकैरियोट की है बेटा पिलाई फॉर्मेशन, फिम्ब्रे फॉर्मेशन एंड फ्लैजिला फॉर्मेशन। अभी तीनों भाई क्या क्या है? ये तीनों बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आउटग्रोथ है। जैसे अभी आपने मीजोजोम को क्या देखा? इन ग्रोथ, अंदर से बनी, पर ये जो तीनों हैं ये तीनों आउट ग्रोथ होती हैं। क्या कहलाती हैं ये तीनों बेटा? आउट ग्रोथ ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब मान लो ये मेरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है भाई। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर हेयर लाइक आउटग्रोथ इस तरीके से बनाती है तो हेयर लाइक सिंगल आउटग्रोथ को बेटा पिलाई कहते हैं। तो पिलाई क्या होते हैं? हेयर लाइक आउटग्रोथ, जो कि बने हुए हैं स्पेशल प्रोटीन। तो मेम्ब्रेन के पास एक स्पेशल प्रोटीन होता है बेटा, पिलिन प्रोटीन। तो ये हेयर लाइक आउटग्रोथ है जो किसके बने हुए हैं? पिलिन प्रोटीन के बने हुए हैं। और इनका काम क्या है ये याद रखना, अभी आगे फिर चर्चा करेंगे, पर अभी के लिए इतना याद रख लो, ये बैक्टीरिया में एक्सचेंज ऑफ दो बैक्टीरिया के बीच में एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल करवाने में काम आते हैं। कैसे? एक प्रोसेस होता है कॉन्जुगेशन, अभी यहाँ नहीं पढ़ाऊंगी, इसके बाद एक चैप्टर पढ़ेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, वहाँ एक किंगडम मोनेरा पढ़ते हैं, वहाँ बेटा हम ये सारी की सारी डिटेल्ड में चर्चा करते हैं, फिलहाल नहीं। करेक्ट? बस अभी आपको क्या याद रखना है कि पिलाई मेम्ब्रेन की हेयर लाइक आउटग्रोथ है जो कि पिलिन प्रोटीन से बनी है और किस में मदद करती है? एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल में बिटवीन द टू सेल, बिटवीन द टू बैक्टीरियल सेल। ठीक, फिर इसके अलावा बेटा एक तो आपने ये मॉडिफिकेशन देख ली पिलाई की, इसके अलावा बेटा जो मेम्ब्रेन है वो कई सारे, अब यहां तो सिंगल हेयर लाइक आउटग्रोथ आया, पर एक और मेम्ब्रेन मॉडिफिकेशन आउटग्रोथ दिखा सकती है जहां पे छोटे छोटे हेयर लाइक ब्रिसल, जैसे टूथब्रश देखा है, टूथब्रश में क्या होता है? इस तरीके का होता है ना टूथब्रश, है ना? तो ये क्या है? हेयर लाइक मतलब क्या बोलेंगे इसको? हेयर लाइक ही बोलेंगे, हेयर लाइक आउटग्रोथ, लेकिन ये गुच्छे में है, ये सिंगल हेयर लाइक आउटग्रोथ यहाँ की तरह नहीं है, पर ये बहुत सारे छोटे छोटे बाल की तरह स्ट्रक्चर निकल रहे हैं, पर गुच्छे में, ब्रिसल लाइक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रिसल लाइक। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे भी काम कर सकती है और इस तरीके से भी काम कर सकती है, कई सारे हेयर लाइक आउटग्रोथ गुच्छे में बना सकती है, और इन्हें अब कहते हैं फिम्ब्रे। तो ये क्या है? ये फिम्ब्रे है। क्या लिखोगे? इसको भी लिखोगे हेयर लाइक आउटग्रोथ बट इन ग्रुप, है ना? ब्रिसल लाइक। अब जिसे आप क्या कह सकते हो? ब्रिसल लाइक।
इसका क्या काम होता है? इसका बेटा काम होता है बैक्टीरिया को किसी भी सरफेस से अटैच करने का। सबस्ट्रैटम, सरफेस को सबस्ट्रैटम कहते हैं और ये अटैचमेंट में मदद करती हैं। जैसे तुम अपने सरफेस है, तुम जमीन से कैसे जुड़े हो? अभी मैं जमीन पे कैसे खड़ी हूँ? अपने पैरों की मदद से ना। तो पैर क्या करते हैं? पैर मदद करते हैं मेरे शरीर को जमीन यानी सबस्ट्रैटम से जोड़ने की। ऐसे ही बैक्टीरिया को उसके सबस्ट्रैटम जैसे रॉक, ब्लैक बोर्ड, कहीं पर भी कैसे जुड़ता है, कैसे उस पर चिपकता है? फिम्ब्रे की मदद से। तो दे आर हेयर लाइक आउटग्रोथ। और ये किसके बने होते हैं? ये बने होते हैं बेटा स्पेशल प्रोटीन, पिलाई से पिलिन, फिम्ब्रे का फिम्ब्रिन, फिम्ब्रिन प्रोटीन के। और काम क्या होता है? एंड हेल्प्स बेटा in the attachment of bacteria to their surface। सरफेस को हम सबस्ट्रैटम भी कहते हैं। आई बात समझ में सबको? तो ये इनका मेन काम ये हो गया, अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरिया। और ये बने किसके हैं? फिम्ब्रिन प्रोटीन के। होते कैसे हैं? हेयर लाइक आउटग्रोथ। तो आई होप सबने फिलहाल 3 मॉडिफिकेशन ऑफ मेम्ब्रेन समझ ली होंगी। सबसे पहली अपने मीजोजोम की बात करी, दूसरी बेटा हमने बात करी पिलाई की, तीसरी हमने बात करी फिम्ब्रे की। अब चौथी पे आते हैं। तो चौथी मॉडिफिकेशन क्या है बेटा? ये मान लो मेम्ब्रेन थी, अब मेम्ब्रेन से एक बड़ा सा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बाहर निकल रहा है, राइट? तो इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को, अब ये हेयर लाइक छोटा सा नहीं है, लंबा सा धागे की तरह निकल रहा है, इसे कहते हैं फ्लैजिला। तो ये क्या है? थ्रेड लाइक आउटग्रोथ। ये छोटी छोटी है, ये बड़ी आउटग्रोथ है, थ्रेड लाइक आउटग्रोथ, जिसे क्या कहते हैं? नोन एज फ्लैजिला। और फंक्शन क्या है बेटा? मोटिलिटी, यानी ये बैक्टीरिया को मूवमेंट प्रोवाइड करता है। यानी बैक्टीरिया के पास अगर फ्लैजिला है तो वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकता है। और ये बना किसका होता है? नाम से आपको याद रहेगा बेटा, फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना हुआ होता है। किसका बना हुआ होता है? फ्लैजिलिन प्रोटीन का। तो बहुत आसान है इन तीनों के बेटा प्रोटीन याद रखना। पिलाई नाम से याद रहेगा, पिलिन, फिम्ब्रे फिम्ब्रिन, फ्लैजिला फ्लैजिलिन। ठीक, तीनों क्या है? आउटग्रोथ है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर की तरफ कुछ स्ट्रक्चर निकल रहा है। एक सिंगल हेयर लाइक है, तो दूसरा हेयर लाइक बट इन ग्रुप है, और तीसरा हेयर से बड़ा धागा है तो थ्रेड लाइक है। तीनों के अपने डिस्टिंक्ट फंक्शन है। ये वाला जेनेटिक मटेरियल के एक्सचेंज में मदद करता है, ये बैक्टीरिया को अटैच करता है उसके सरफेस से, उसके सबस्ट्रैटम से, और ये बैक्टीरिया को मूवेबल यानी मोटाइल बनाता है, राइट? अब ये तो आपने पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर अभी आगे पढ़ेंगे पर फंक्शन डिटेल में समझ लिया। पर बेटा आपके सिलेबस में फ्लैजिला का भी स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिटेल में है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। तो बस जितना जरूरत है उतना मैं आपको यहां पर बता देती हूं। स्ट्रक्चरली बेटा प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला, स्ट्रक्चरली प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला, हम बैक्टीरिया के फ्लैजिला की बात कर रहे हैं। किसका बना हुआ है? ये बना हुआ होता है बेटा 3 यूनिट्स का, 3 सब पार्ट्स का। अब 3 सब पार्ट्स कौन कौन से हैं? तो स्ट्रक्चरली प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला फ्लैजिलिन प्रोटीन की मदद से 3 यूनिट का बना हुआ है। अब वो 3 यूनिट कौन कौन सी होती है? सबसे पहली बेसल बॉडी, दूसरी हुक, और तीसरी लॉन्ग थ्रेड लाइक जो आपको दिखती है फिलामेंट। ठीक है,
अब जरा मैं आपको ये पूरा बेटा ड्रॉ करके भी यहां पर दिखा रही हूं, क्योंकि जब हम ड्रॉ करते हैं तो चीजें हमें ज्यादा याद रहती है ना। जब कोई चीज जैसे पिक्चर देखने जाते हो, अब कोई तुम्हें एक बंदा स्टोरी सुना रहा है, मान लो पुष्पा आई मूवी, और तुम्हारा दोस्त मूवी देखने गया, तुम्हारा टेस्ट था तो तुम नहीं जा पाए, पर तुम्हारा स्टोरी कहानी जानने का बड़ा मन था, तो तुम्हारा दोस्त गया पुष्पा 2 देखने, ठीक। तो उसने आके तुम्हें सारी स्टोरी सुनाई कि देखो ऐसे 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 हुआ, तुम्हें बड़ा मजा आया, तुमने सुन ली। अब तुमने सिर्फ सुनी ना, तुमने देखी तो नहीं। तो 2-3 दिन बाद तुम्हारे दिमाग से वो पूरी मूवी उतर जाएगी, क्योंकि तुमने देखी नहीं, सिर्फ सुनी। तब जब तुम सुन रहे थे तब तो तुम्हें बड़ा मजा आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि हाँ 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 सब तो मुझे समझ में आ रहा है, दिख भी रहा है, तुम इमेजिन कर पा रहे थे कि अच्छा ऐसे पुष्पा ने ऐसे किया वैसे किया। पर 2 दिन बाद सारी कहानी सफा चट। यही अगर तुम मूवी खुद से देखने जाते तो ना सिर्फ सुनते थिएटर में बैठ के, देखते भी, दोनों सेंस ऑर्गन काम कर रहे होते, तो ज्यादा दिन तक वो मूवी तुम्हारे, ज्यादा दिन क्या जिंदगी भर वो मूवी तुम्हारी जहन में छप जाती। क्यों? क्योंकि ना सिर्फ तुमने सुनी बल्कि तुमने देखी। और याद रखना, देखी हुई चीज बेटा ज्यादा दिन तक दिमाग में रहती है, रादर दिन सिर्फ सुनी हुई। सुनी हुई बात 2 दिन में भूल जाओगे, पर देखी और सुनी दोनों अगर काम एक साथ करोगे तो लंबे समय तक चीजें दिमाग में रहती हैं। कभी ये चीज एक्सपेरिमेंट भी करके देख लेना। तो वैसे अभी आपने सुन तो लिया कि हाँ भाई फ्लैजिला के 3 पार्ट्स होते हैं, बेसल बॉडी, हुक, फिलामेंट, पर अगर यहाँ पे डायग्राम भी अगर आप देख लोगे तो फिर आपका ये तीनों स्ट्रक्चर हमेशा याद रहेंगे, और आप हमेशा फ्लैजिला से अगर जुड़ा सवाल आएगा तो उसका जवाब सही ही मार्क करोगे, है ना। चलो तो इसी बात पे इसका स्ट्रक्चर जरा समझते हैं बेटा। तो बेसिकली अगर यहाँ पर हम बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट की बात करें तो बेटा सबसे पहले याद रखना, जो बेसल बॉडी है वो फर्दर 2 पार्ट से रिप्रेजेंट होती है, रिंग्स एंड रॉड। 4 रिंग होती हैं जो कि एक रॉड से बेटा कनेक्टेड होती हैं। तो कुछ इस तरीके से है, देखो हमारे पास 4 रिंग है, 1 2 3 और 4। सो वी हैव हाउ मेनी रिंग्स? 4 रिंग्स। अब ये चारों रिंग आपस में जुड़ी हुई हैं रॉड की मदद से। इन चारों रिंग के अपने अपने नाम हैं, तो ऊपर से शुरू करते हैं। एक को एल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, फिर पी रिंग, एस रिंग, एम रिंग। तो एल पी एस एम 4 रिंग है, और चारों रिंग को किसने जोड़ रखा है? रॉड ने। तो ये रॉड है और ये सभी सब क्या है? ऊपर भी रिंग है। तो रॉड एंड रिंग को मिला के हम बोलते हैं वन ऑफ द पार्ट ऑफ फ्लैजिला बेसल बॉडी। अब जहां पे बेटा ये रिंग खत्म होती है, एलपी ऐसे ऐसे बना लो, ठीक है, वहीं से दूसरा पार्ट इसका चालू होता है। हुक जो है बेटा वो हॉलो सिलेंड्रिकल पार्ट है। कैसा है? हॉलो सिलेंड्रिकल पार्ट है फ्लैजिला का, जो बेसल बॉडी को इस फिलामेंट से जोड़ता है। तो कुछ इस तरीके से है वो, ये रहा। तो ये क्या हमने बना दिया? हुक। हुक क्या करता है? हुक हॉलो सिलेंड्रिकल पार्ट है जो इस नीचे लगी बेसल बॉडी को अब इस थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम लॉन्ग फिलामेंट कहते हैं, इससे जोड़ता है। और जो हम फ्लैजिला बनाते हैं ना, अभी देखो मैंने एक फ्लैजिला बनाया था ना पीछे, ये फ्लैजिला एक्चुअली मैंने क्या दिखाया है? कौन सा पार्ट फ्लैजिला का? मैंने ये आपको फिलामेंट दिखाया है। तो जो हम थ्रेड लाइक फ्लैजिला बना देते हैं वो एक्चुअली फ्लैजिला का कौन सा पार्ट होता है? फिलामेंट होता है। बल्कि उसके नीचे 2 और उसके पार्ट है, हुक और बेसल बॉडी। इस तरीके से टोटल हमारा ये पूरा का पूरा प्रोकैरियोटिक बेटा फ्लैजिला होता है। आई होप सभी को ये स्ट्रक्चर और प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला का फंक्शन भी समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा है तो चलो फटाफट से भाई इसको रीड करें और काम को डन करें।
सेल एनवेलप और उसकी मॉडिफिकेशन को। कहां तक पिछली क्लास में एनसीईआरटी से पढ़ चुके थे? अगर मैं गलत नहीं हूं तो हम यहां तक बेटा पढ़ चुके थे, है ना? आगे उसके हमें रीड करना है। चलो, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी नेचर की है? क्या लिखा है? सिलेक्टिवली परमिएबल लिविंग मेम्ब्रेन है, जिसका क्या काम होता है? इंटरैक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड। कैसे इंटरैक्ट करना? अलाउ द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही रिस्पॉन्सिबल है बैक्टीरिया में कि कौन सा मटेरियल बाहर से अंदर आएगा और कौन सा मटेरियल अंदर से बाहर जाएगा। तो यही मेम्ब्रेन इंटरैक्शन की जिम्मेदारी संभालती है। आगे, ये मेम्ब्रेन स्ट्रक्चरली सिमिलर है यूकैरियोट्स के। आपने लिख लिया, यहां पर भी वही स्ट्रक्चर है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, वहां पर भी वही है। अब इस मेम्ब्रेन से बेटा एक स्पेशल स्ट्रक्चर निकलता है जिसे हम मीजोजोम कहते हैं। ये एक्सटेंशन है मेम्ब्रेन की इनटू द सेल। इनटू मतलब अंदर की तरफ। ये इनफोल्डिंग होती है, आउट नहीं, इनटू द सेल। करेक्ट। दीज एक्सटेंशंस आर आइदर इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल, टिब्यूल या फिर ब्रांच्ड लेमिला। इनका क्या क्या काम होता है? दे हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन, DNA replication and equal distribution of genetic material to the daughter cell during fission। तो इनका बहुत इंपॉर्टेंट काम है फिजन यानी डिवीजन के दौरान। डीएनए रेप्लिकेट कराना, सेल वॉल बनाने की जिम्मेदारी। जो डीएनए बना है वो क्या वो बराबरी से बट रहा है दोनों डॉटर सेल में, ये सारी की सारी जिम्मेदारी इन्हीं की है। इसके अलावा बेटा ये रेस्पिरेशन में भी मदद करते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास रेस्पिरेटरी एंजाइम होते हैं और ये सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं फॉर बेटर एंजाइमेटिक एक्टिविटी। ये अंदर की तरफ इन फोल्डिंग्स है ना, तो इन फोल्डिंग्स में हमेशा बेटा सरफेस एरिया एक्सपोज्ड बेटर हो जाएगा ताकि इनके अंदर जो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स हैं वो अच्छे से काम करें और अच्छे से सेल का, बैक्टीरिया का रेस्पिरेशन होए। राइट। आगे कुछ प्रोकैरियोटिक, अभी ये मैं आपको आगे बेटा बात बताऊंगी क्रोमैटोफोर्स के बारे में, थोड़ी देर बाद, 2 मिनट रुक जाओ। तो ये 2 लाइनें अभी फिलहाल मैं यहाँ पे छोड़ के जा रही हूँ। याद करने वाले कर सकते हैं, नहीं तो चिंता मत करना, ये वाली स्टेटमेंट भी हम आगे पढ़ेंगे क्रोमैटोफोर्स क्या होते हैं। पर अभी हम आगे चलते हैं। बैक्टीरियल सेल्स के पास बेटा मोटाइल हो सकते हैं अगर फ्लैजिला है, या नॉन मोटाइल हो सकते हैं अगर फ्लैजिला नहीं है। मोटाइल अगर है तो इनके पास थिन थ्रेड लाइक फिलामेंटस एक्सटेंशन है फ्रॉम देयर सेल वॉल कॉल्ड फ्लैजिला। करेक्ट? यस और नो? बैक्टीरिया बेटा रेंज ऑफ नंबर, अब हो सकता है किसी बैक्टीरियल सेल के पास एक ही फ्लैजिला हो या हो सकता है एक से अधिक हो। तो नंबर ऑफ फ्लैजिला वेरी करता है सेल टू सेल। तो नंबर पे हमें नहीं जाना है, हमें नंबर वाला डिटेल नहीं याद करना, बस आपको यहां याद रखना है कि जो फ्लैजिला है वो क्या है, एक लोकोमोटरी ऑर्गन है। जिस बैक्टीरिया के पास फ्लैजिला होगा वो मोटाइल होगा, जिसके पास फ्लैजिला नहीं होगा वो नॉन मोटाइल होगा। अब एक चीज और याद रखना बेटा, सच्चाई ये है कि फ्लैजिला बैक्टीरिया में सेल मेम्ब्रेन से निकलता है, पर आपकी एनसीईआरटी थोड़ी सी हटके है, मैं कहूंगी ज्यादा महान है। तो देखो दिखा कहां रही है फ्लैजिला को? मॉडिफिकेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, है ना? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर अभी हम सारी की सारी मॉडिफिकेशंस पढ़ रहे हैं ना, पर ये क्या करते हैं, यहां लिख देते हैं ये सेल वॉल का है। तो बस आपको एक चीज याद रखनी है कि अगर प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला का ओरिजिन पूछे कि कहां से ओरिजिनेट हो रही है, तो आप सब जवाब जानते हो, सेल मेम्ब्रेन से हो रही है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आउटग्रोथ है। बिल्कुल सही बात है, पर फिर भी आप आंसर लगाओगे सेल वॉल। क्या आंसर लगाओगे? सेल वॉल लगाओगे। क्यों? क्योंकि आपकी एनसीईआरटी ने स्पेशली लिख दिया है कि बैक्टीरिया का जो फ्लैजिला है वो सेल वॉल से निकलता है।
सच्चाई है मेम्ब्रेन, पर जब नीट में सवाल आएगा तो वो सच्चाई से ज्यादा एनसीईआरटी को बेटा फॉलो करते हैं। तो याद रखिएगा कि आपको पता है मेम्ब्रेन, वो आपके लिए इंफॉर्मेशन है, पर फिर भी आंख बंद करके जवाब क्या लगाओगे कि बैक्टीरिया का जो फ्लैजिला है वो सेल वॉल से निकलता है, जस्ट बिकॉज यहां लिखा हुआ है। आई बात समझ में? सही क्या है मैंने आपको बता दिया, पर क्वेश्चन आएगा तो जवाब क्या लगाना है वो भी मैंने आपको बता दिया। सही है मेम्ब्रेन, पर जवाब क्या लगाओगे सही होने के बावजूद? सेल वॉल। याद रखोगे 100%? कोई बच्चा गलती नहीं करके आएगा ना? तो अगर मैं आपसे पूछ रही हूं, बस पूछ रही हूं, नीट के हिसाब से जवाब देना है, सेल वॉल सॉरी बैक्टीरिया फ्लैजिला कहां से ओरिजिनेट होता है, मेम्ब्रेन या वॉल से? वॉल से। पर तुम्हें अंदर से आंसर पता है, ठीक, वेरी गुड। तो इफ मोटाइल they have thin filamentous extension from their cell wall of बैक्टीरियल सेल कॉल्ड फ्लैजिला। तो इस चीज को ध्यान रखना, बैक्टीरिया नंबर में वेरी कर सकते हैं। ये बेटा 3 पार्ट के बने हुए हैं, फिलामेंट, हुक, बेसल बॉडी। फिलामेंट इसका सबसे लॉन्गेस्ट पोर्शन है, थ्रेड लाइक है, जो सरफेस से एक्सटेंड करता है, बाहर की तरफ दिखता है, मैंने आपको डायग्राम में दिखा दिया। फ्लैजिला के अलावा पिलाई फिम्ब्रे, ये भी दूसरे स्ट्रक्चर्स हैं जो बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, और इनके भी अपने अपने काम है। मोटिलिटी इनका काम नहीं है, पर इनका कुछ और काम है। पिलाई का क्या काम है? ये स्पेशल प्रोटीन के बने हुए होते हैं। कौन सा वो प्रोटीन है? पिलिन। और क्या काम है? एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। इसके अलावा फिम्ब्रे ब्रिसल लाइक, हेयर लाइक आउटग्रोथ है, गुच्छे में बाल निकल रहे हैं सेल से, और इनका क्या काम है? इनका काम होता है बैक्टीरिया को अटैच कराना टू देयर सबस्ट्रेटम। इनका काम है अटैचमेंट कराना, फिर चाहे रॉक से या किसी होस्ट बॉडी से, कहीं से भी। अगर मान लो बैक्टीरिया मेरे हाथ पे चिपका है, मान लो, तो वो कैसे मेरे हाथ पे चिपका है? फिम्ब्रे की मदद से। ठीक, तो मेरा हाथ क्या हो गया? उसका सबस्ट्रेटम, और चिपका कैसे है? फिम्ब्रे की मदद से। बताओ, क्या यहां तक सभी को पूरी की पूरी सेल एनवेलप क्रिस्टल क्लियर हो चुकी है? अगर सबको यहां तक सेल एनवेलप क्लियर हो चुकी है, तो अब हम आगे चलते हैं और बेटा बात करते हैं एनवेलप हो गया। अब एनवेलप के अंदर आओ, मेम्ब्रेन के अंदर क्या है? फ्लूइड, साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं? मेन अरीना फॉर ऑल सेल्यूलर एक्टिविटी। साइटोप्लाज्म के अंदर ही सभी सेल्यूलर एक्टिविटी ऑपरेट हो रही है। तो साइटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या होता है? मेन जेनेटिक मटेरियल, न्यूक्लियोइड, फिर उसके अलावा एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल, प्लाज्मिड। इसके अलावा राइबोसोम भी तो बताए थे। कैसे राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं? इनके पास स्पेशल टाइप के राइबोसोम 70S होते हैं। तो अब हमारी अगली हेडिंग है बेटा राइबोसोम्स। ठीक है भाई, यस और नो? चलो एक सवाल पूछती हूं, जवाब देना। बैक्टीरियल फ्लैजिला इज मेड अप ऑफ डैश प्रोटीन। क्या जवाब आया? फ्लैजिलिन प्रोटीन। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, जवाब देना। बैक्टीरियल पिलाई इज मेड अप ऑफ डैश प्रोटीन। क्या जवाब आया? पिलिन प्रोटीन। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, mesosomes contains dash enzymes and therefore helps in dash। तो कौन से एंजाइम होते हैं? रेस्पिरेटरी एंजाइम। इसीलिए किस फंक्शन को परफॉर्म करते हैं? रेस्पिरेशन। वेरी गुड। अगला सवाल, अब मुझे बताना, जो बेटा हमारा मीजोजोम है बैक्टीरिया का, ये यूकैरियोटिक सेल के किस सेल ऑर्गेनल की तरह काम करता है? फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रही हूं, ध्यान से सुनना, फिर जवाब सोचना। मीजोजोम ऑफ बैक्टीरिया आर फंक्शनली सिमिलर टू विच सेल ऑर्गेनल ऑफ यूकैरियोट? क्या जवाब आया?
माइटोकॉन्ड्रिया। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि जैसे हमारे लिए माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेशन करता है, वैसे बैक्टीरिया के लिए बेटा यही काम मीजोजोम करता है। लास्ट क्वेश्चन, बैक्टीरिया का जो फ्लैजिला है वो कहां से ओरिजिनेट करता है? एनसीईआरटी के हिसाब से देना, नीट के हिसाब से आंसर देना, तो फिर सेल वॉल। पर सच्चाई क्या है? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, पर अगर नीट में यही सवाल आएगा तो क्या लगाओगे? सेल वॉल। करेक्ट। चलो, पिलाई फिम्ब्रे तो है ही सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, कोई दिक्कत नहीं है, पर फ्लैजिला के लिए याद रखना, ये लिख देना वहां पे। आओ अगली बात करते हैं। तो राइबोसोम्स क्या है बेटा? ये बेसिकली नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, मेम्ब्रेनलेस, तभी तो प्रोकैरियोटिक साइटोप्लाज्म में है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल होते हैं, जो कि कहां पाए जाते हैं? फाउंड इन द साइटोप्लाज्म। कहां पाए जाते हैं? साइटोप्लाज्म ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। साइटोप्लाज्म में पड़े होते हैं ना यहां से वहां। ठीक है, इनको क्या कहते हैं? ये बेटा इन्हें हम प्रोटीन फैक्ट्रीज कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? बचपन से पढ़ते आ रहे हो, प्रोटीन फैक्ट्रीज। क्यों? क्योंकि ये प्रोटीन बनाने में मददगार हैं। ये खुद राइबोसोम, अगर इनके शेप साइज की बात करें तो इनका स्टैंडर्ड साइज अगर देखें तो 15 बाय 20 नैनोमीटर स्क्वायर का होता है। बेहद छोटे छोटे होते हैं, 15 बाय 20 नैनोमीटर्स में होते हैं, तो छोटे छोटे होते हैं। इसके अलावा ये बने किसके हुए होते हैं? तो ये बेटा बना प्रोटीन रहे हैं, तो इनके अंदर भी प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा बेटा प्रोटीन्स के अलावा इनके पास एक वन ऑफ द स्पेशल टाइप ऑफ आरएनए, आरआर, राइबोसोमल आरएनए भी पाया जाता है। तो ये जितने पॉइंट्स लिख रही हूं ना, अगर ये पॉइंट्स राइबोसोम के याद रखोगे तो सभी सवाल सॉल्व कर लोगे, कोई भी गलती कहीं नहीं करोगे। करेक्ट। तो ये किसके बने हैं? प्रोटीन्स और आरआरएनए के बने हुए होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अगला, अब बेटा नेचर ऑफ राइबोसोम की अगर हम बात करें, एक सेकेंड, अगर यहां पे हम नेचर ऑफ राइबोसोम्स या टाइप्स ऑफ राइबोसोम की बात करें तो अपने पास दो टाइप के राइबोसोम होते हैं, 70 और 80। ये जो S है बेटा, S स्टैंड्स फॉर स्विडबर्ग यूनिट, साइंटिस्ट के नाम पे जिन्होंने इसके बारे में आइडिया दिया होगा, या S को बेटा हम सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट भी कहते हैं। तो यहां S का क्या मतलब है? S स्टैंड्स फॉर सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, या इसे ही बेटा साइंटिस्ट के नाम पे स्वेडबर्ग्स यूनिट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको? इसके अलावा स्वेडबर्ग्स यूनिट भी कह सकते हैं। राइट। अभी आपको मैं 80S बेटा यूकैरियोट्स में पाया जाता है। ये वाला जो टाइप ऑफ राइबोसोम है ये यूकैरियोट के साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। तो ये अभी मैं आपको 80S के बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगी, जब यूकैरियोट का पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी। फिलहाल बस हम इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। 70S राइबोसोम कहां पाया जाता है? इन द साइटोप्लाज्म ऑफ, किसके फ्लूइड में पाया जाता है बेटा? साइटोप्लाज्म ऑफ प्रोकैरियोट। अभी आपने देख लिया। इसके अलावा बेटा ये यूकैरियोट में भी होता है। कहां? तो याद रखना, यूकैरियोटिक सेल के अंदर दो स्पेशल सेल ऑर्गेनल होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। इन दोनों में ये पाया जाता है। तो वैसे तो जो 70S राइबोसोम है ये किसका फीचर है? प्रोकैरियोट का। पर क्या ये यूकैरियोट में भी ढूंढा जाता है, पाया जाता है? हाँ मैम। कहां? दो सेल ऑर्गेनल है। कौन से? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। तो लिख दे इस बात को। बिल्कुल, रीजन है इसका।
रीजन क्या है बाद में बताऊंगी, अभी लिख लो। ऑल्सो फाउंड इन 2 सेल ऑर्गेनल्स विच माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, इन दोनों बेटा सेल ऑर्गेनल्स में भी ये पाया जाता है। 70S बेटा जो राइबोसोम है ये बना हुआ है खुद 2 यूनिट्स का, एक बड़ी यूनिट और एक छोटी यूनिट। लार्जर यूनिट बेटा 50S से कहते हैं और जो स्मॉलर सब यूनिट है उसे बेटा हम 30S से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये मत कहना मैम 50 + 30 तो 80 हो गया, तो इसे 70 क्यों कह रहे हो। याद रखना ये यूनिट एडिटिव नहीं है, ये इनके डेंसिटी की वजह से ये नंबर आए हैं 50 और 30, इनको ऐड करके 70 निकालने की प्लीज गलती मत करना भाई। अब तुम पढ़ चुके हो, रिवाइज क्रैश कोर्स चल रहा है, ये अगर किसी ने बोला ना घर आके पीटूंगी, सोच लो, पता लूंगी फिर आऊंगी मारूंगी पक्का। तो कोई इनको ऐड करके नहीं बोलेगा मैम ये तो 80 हो गया, ऐसा बोलने वाले को बहुत मार पड़ेगी। तो 2 इसकी यूनिट है, एक बड़ी यूनिट 50S और एक छोटी यूनिट 30S। ठीक, वैसे तो बेटा साइटोप्लाज्म में ये दोनों यूनिट अलग अलग पड़ी होती हैं, इन दोनों यूनिट को एक दूसरे से वैसे तो कोई भी लेना देना नहीं होता, पर जब बात आती है प्रोटीन बनाने की तब ये दोनों यूनिट साथ में आ जाती है ऑन mRNA चेन। तो ये एक और टाइप ऑफ RNA है mRNA। तो व्हेनेवर प्रोटीन सिंथेसिस इज रिक्वायर्ड, वैसे तो ये दोनों यूनिट एक दूसरे से अलग अलग प्रेजेंट होती हैं, पर जब भी प्रोटीन बनाने की बेटा बात आएगी तब ये दोनों यूनिट एक दूसरे के साथ आ जाएंगी। ठीक, और इन दोनों को साथ में लाने के लिए चाहिए होता है मैग्नीशियम आयन, और ये क्या करेंगी प्रोटीन का सिंथेसिस करेंगी। तो यहां क्या एक पॉइंट लिखोगे, ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन बनाने के टाइम पे बोथ द इंडिविजुअल यूनिट्स, इंडिपेंडेंट यूनिट्स, बोथ द यूनिट्स ऑफ बेटा राइबोसोम्स कम क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे के पास पास आएंगी, किस पर, ऑन mRNA। और एक नहीं कई सारे आ जाते हैं। तो मान लो ये मेरी mRNA की चेन है, अब इस पे कई सारे राइबोसोम्स लग गए वही प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए। तो स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, बहुत सारे, यानी पॉली राइबोसोम कह सकते हैं या फिर पॉलीजोम कह सकते हैं। तो ये क्या है, mRNA की चेन है और ये इस पे क्या लगे हैं, कंप्लीट राइबोसोम्स लगे हैं, और इस चेन को क्या कहते हैं, पॉलीराइबोसोम। तो जब भी प्रोटीन बनाने की जरूरत पड़ेगी सेल को, तो दोनों राइबोसोम की जो अलग अलग यूनिट हैं वो एक दूसरे के साथ आ जाएंगी mRNA चेन पे, और ऐसे फिर प्रोटीन बनाना शुरू कर देंगी। और इसके लिए किसकी जरूरत है, रिक्वायर्स मैग्नीशियम आयन। तो दोनों यूनिट को साथ में लाने के लिए एक स्पेशल एलिमेंट, एक स्पेशल सब्सटेंस की जरूरत पड़ती है जिसे कहते हैं Mg2+ मैग्नीशियम आयन। बताओ क्या यहां तक सबको बात समझ में आ गई? अगर आ गई है तो इतना ही बस हमें यहां पे बेटा राइबोसोम पे बात करनी है। 80S के बारे में भी बताऊंगी डिटेल्ड में जब यूकैरियोटिक का पढ़ूंगी, अभी नहीं, अभी तो प्रोकैरियोट का तो छोटू सा हमने पढ़ लिया। बेटा प्रोकैरियोट के साइटोप्लाज्म में अपार्ट फ्रॉम न्यूक्लियोइड, अपार्ट फ्रॉम प्लाज्मिड, अपार्ट फ्रॉम राइबोसोम, इन तीनों के अलावा एक और चीज पाई जाती है जिन्हें हम इंक्लूजन बॉडीज कहते हैं। क्या कहते हैं? जिन्हें हम इंक्लूजन बॉडीज कहते हैं। करेक्ट।
अब देखो भाई ये इंक्लूजन बॉडीज क्या है। इंक्लूजन बॉडीज बेटा प्रोकैरियोटिक सेल में पाई जाने वाली डेड बॉडीज हैं जिनका मात्र काम मटेरियल को स्टोर करना होता है। ये कोई स्पेशल मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं दिखाते, जैसे राइबोसोम प्रोटीन बना रहा है, प्लाज्मिड एक्स्ट्रा बेनिफिट देता है सेल को, जेनेटिक डीएनए न्यूक्लियोइड तो कर ही रहा है, ब्रेन ऑफ द सेल है, वैसे ये इंक्लूजन बॉडीज का खुद का कोई भी डिस्टिंक्ट फंक्शन नहीं होता, क्योंकि ये डेड नेचर के हैं। तो ये काम तो कुछ कर नहीं सकते, डेड है, काम नहीं कर सकते, पर स्टोरेज तो कर ही सकते हैं ना। तो ये क्या है इंक्लूजन बॉडीज? दीज आर सिंपली रिजर्व स्लैश स्टोरेज बॉडीज ऑफ द सेल, जो सेल के अंदर किसी ना किसी फॉर्म में कोई ना कोई मटेरियल स्टोर करते हैं। आई बात समझ में? कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। अब डिपेंडिंग अपॉन, लाइक फॉर एग्जांपल, मान लो ये फॉस्फेट स्टोर करते हैं, तो उन इंक्लूजन बॉडीज को फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स कह देंगे। मान लो ये फॉस्फेट स्टोर कर रहे हैं तो क्या कह देंगे? फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स कह देंगे, है ना। मान लो ये सल्फर स्टोर कर रहे हैं तो इन्हें सल्फर ग्रैन्यूल्स कह देंगे। डिपेंडिंग अपॉन ये क्या स्टोर करते हैं उसके हिसाब से इनका नाम आ जाएगा। मान लो गैस स्टोर करते हैं, हवा, गैस का मतलब हवा, तो ऐसे केस में इसे कहेंगे गैस ग्रैन्यूल नहीं, गैस वैक्यूल। क्या कहेंगे यहां पे? ग्रैन्यूल वर्ड की जगह बेटा वैक्यूल वर्ड लगाओगे। और ये स्पेशली बेटा पाए जाते हैं कुछ स्पेशल बैक्टीरिया में, फाउंड इन साइनोबैक्टीरिया, या फिर ये और भी बेटा बैक्टीरिया जैसे पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में भी पाए जाते हैं। और वहां रह के ये क्या करते हैं? हवा भर लेते हैं। और किसी के अंदर हवा भर दोगे तो वो हल्का हो जाएगा। यस, तो गैस वैक्यूल का क्या काम है इन बैक्टीरियाज में? इन बैक्टीरिया को पानी से, ये पानी में, ये एक्वेटिक बैक्टीरिया है, पानी में पाए जाते हैं। और पानी में पाए जाने के बाद ये चाहते हैं कि हम पानी में फ्लोट करें, जिसकी वजह से इनको हल्का बनना पड़ेगा। तो गैस वैक्यूल हवा स्टोर कर लेता है अपने अंदर और फिर इन बेचारे बैक्टीरिया को पानी से हल्का कर देता है, ताकि ये बैक्टीरिया आराम से पानी के ऊपर फ्लोट करे। ठीक है, तो ये क्या करता है गैस वैक्यूल? हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग, इसे कहते हैं बयोंसी। फिजिक्स में पढ़ते होगे इसके बारे में, आर्किमिडीज याद है? यूरेका यूरेका कह के चिल्ला के भागा था ना बाथरूम से, एम ही भाग गया था बिना कुछ पहने वहने। क्यों? क्योंकि उसने ये कॉन्सेप्ट खोज लिया था। उसको पता चल गया था कि पानी में हम डूबते क्यों नहीं। कब नहीं डूबेंगे? जब हम हल्के, जब ट्यूब लगा लेते हो तो डूबते हो, ऐसे पानी में बिना तैरे कूद जाओ डूब जाओगे। पर या तो स्विम करो, वो बात अलग है, पर अगर फ्लोट करते हो, कुछ तुमने ट्यूब लगा लिया जिसके अंदर हवा भरी थी, तो हवा क्या करती है? तुम्हें हल्का कर देती है पानी से, जिसकी वजह से तुम आराम से पानी के ऊपर तैरते हो, फ्लोट करते हो, ना कि डूबते हो। करेक्ट? यस और नो? आई होप सबको यहां तक समझ में आ गया होगा। ठीक, चलो भाई, अब इतना एक बार हम रीड कर लेते हैं और इसी के साथ हमारा प्रोकैरियोटिक सेल यहां पर बेटा टच कंप्लीट हो गया। एक बार हम इसे डायग्राम की मदद से भी समझ के पूरा रिवाइज कर लेंगे। पहले रीड कर लेते हैं। राइबोसोम्स एंड इंक्लूजन बॉडीज नेक्स्ट, तो सेल एनवेलप एंड मॉडिफिकेशन के बाद ये हमारी अगली हेडिंग है। बैक्टीरिया के केस में बेटा राइबोसोम्स आर फाउंड एसोसिएटेड, या तो बेटा ये सेल ऑर्गेनल नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, या तो साइटोप्लाज्म में पाया जाएगा, या हो सकता है ये मेम्ब्रेन से भी अटैच्ड हो सकता है। ये भी याद रख लेना, अटैच्ड ऑन द मेम्ब्रेन। ठीक, इसके अलावा इनका साइज क्या है? 15 बाय 20 नैनोमीटर का है। ये 2 यूनिट की बने हुए हैं। हम सिर्फ 70s की बात कर रहे हैं, 50 और 30। अगर इनको साथ में लाएंगे तो 70s
प्रोकैरियोटिक राइबोसोम बन जाएगा। राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्रीज कहलाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस है। कई सारे राइबोसोम्स अटैच कर जाते हैं सिंगल एमआरएनए चेन पे विद द हेल्प ऑफ मैग्नीशियम आयन और एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसे हम या तो पॉलीराइबोसोम कहते हैं या बेटा पॉलीजोम कहेंगे। करेक्ट? जिनका क्या काम है? एमआरएनए से प्रोटीन की चेन का सिंथेसिस करना। राइट? आगे इंक्लूजन बॉडीज, ये बेटा रिजर्व मटेरियल है प्रोकैरियोटिक सेल की, जो स्टोरेज करती है डिफरेंट फॉर्म ऑफ मटेरियल्स को। ये भी राइबोसोम की तरह नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होती है। इनके अलावा इनके आसपास भी कोई भी बेटा मेम्ब्रेन नहीं होती और ये साइटोप्लाज्म में फ्रीली प्रेजेंट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल फॉस्फेट ग्रैन्यूल, साइनोफाइशियन ग्रैन्यूल एक्सेट्रा। गैस वैक्यूल नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स हैं जो कि ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी कहो या साइनोबैक्टीरिया कहो, बात एक ही है। पर्पल ग्रीन बैक्टीरिया में भी पाए जाते हैं। उन्हें वहां पर ये पानी से हल्का करते हैं सो दैट दे इजीली फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। एक एक पॉइंट क्लियर है? अगर हाँ तो चलो अब अपने इस पूरे कॉन्सेप्ट को एक डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पे खूबसूरत सा बेटा अब हम प्रोकैरियोटिक सेल हमने बेटा पूरी तरीके से पढ़ लिया है और अब हम इसका एक सुंदर सा डायग्राम बनाने जा रहे हैं। सो नाउ लेट्स ड्रॉ अ ब्यूटीफुल डायग्राम ऑफ अ प्रोकैरियोटिक सेल। तो कितनी मेम्ब्रेन होती है, कितनी सेल एनवेलप है? तीन बनाएंगे। आउटर मोस्ट क्या कहलाई जाती है? सबसे बाहर की बेटा ग्लाइकोकैलिक्स कहलाई जाती है। उसके बाद अंदर की सेकेंड लेयर सेल वॉल कहलाई जाती है ना? फिर सबसे अंदर इनर मोस्ट सेल मेम्ब्रेन जो कि इनफोल्ड हो जाती है डिफरेंट फॉर्म्स में इन द क्या कहलाते हैं इसको? मीजोजोम्स। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये तीनों मिलके क्या बनाती हैं बेटा? सेल एनवेलप। ये इनफोल्डिंग्स को क्या कहते हैं? मीजोजोम्स कहते हैं। अंदर के जो अरीना है, जो फ्लूइड यहां प्रेजेंट है पूरे में, इस फ्लूइड को बेटा साइटोप्लाज्म कहते हैं, जिसके अंदर मेन जेनेटिक मटेरियल है नॉन मेम्ब्रेन बाउंड नेकेड न्यूक्लियोइड कहेंगे। इसके अलावा एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल भी प्रेजेंट है जिसे बेटा प्लाज्मिड कहते हैं। यूकैरियोट में ये एब्सेंट होता है। इसके अलावा इनके पास नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल या तो फ्री साइटोप्लाज्म में या देखो ऐसे मेम्ब्रेन पे अटैच्ड भी हो सकता है। क्या है? 70S राइबोसोम। इसके अलावा इनके अंदर स्टोरेज बॉडीज, ग्रैन्यूल्स, इंक्लूजन बॉडीज भी पाए जा सकते हैं। अगर ये मोटाइल है तो इनसे फ्लैजिला ओरिजिनेट करेगा, नहीं तो ये फ्लैजिला एब्सेंट होगा। करेक्ट? यस और नो? तो आई होप सभी को हमारा सारी की सारी एक बार ध्यान से लेबलिंग देख लो भाई। क्या आप सभी को ये सारी की सारी लेबलिंग्स क्रिस्टल क्लियर हैं? हाँ या ना? अगर ये सारी चीज जो लिखी है अगर आपको समझ में आ गई है, एनसीईआरटी से भी हमने एक एक लाइन पढ़ी है, कुछ नहीं छोड़ा, तो अगर आपको एक एक पॉइंट समझ में आ गया है तो शर्त लगा रही हूं नंबर नहीं कटेंगे। क्वेश्चन चाहे प्रैक्टिस करके देख लो। ठीक, चलो आगे चले भाई। ओके, तो हमारा प्रोकैरियोटिक सेल तो भाई यहीं पे डन डनाडन दम तोड़ चुका है, यानी हमने कर लिया, निपट लिया। अब आते हैं सेकेंड टाइप ऑफ सेल जो कि बहुत बड़ा है, बहुत सारी चीजें पढ़नी है, यूकैरियोटिक सेल। तो अब देखो भाई इसके बारे में क्या पढ़ेंगे। तो यूकैरियोटिक सेल यानी कि हमें अपने बारे में पढ़ना है, अपने सेल के बारे में जानना है। हेडिंग डालो।
बेटा प्रोकैरियोटिक सेल में आपने कितना सा पढ़ा? मात्र उनकी मेम्ब्रेन लेयर्स के बारे में पढ़ा, राइबोसोम के बारे में और इंक्लूजन बॉडी। क्यों? क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर इसके अलावा कुछ होता ही नहीं है। बहुत सिंपल सा सेल है, साइज में भी छोटा होता है। पर अब तुम यूकैरियोटिक सेल पढ़ोगे तुम खुद परेशान हो जाओगे। इतनी सारी चीजें पढ़नी है, सेल ऑर्गेनेल्स, राइबोसोम, सेल इंक्लूजन, जेनेटिक मटेरियल, न्यूक्लियस, डीएनए, फलाना ढिमकाना। तो कहीं ना कहीं यूकैरियोटिक सेल इसी कारण से ना सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल से साइज में बड़ा है, पर ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी है। तो क्या लिखोगे? यूकैरियोटिक सेल आर लार्जर, मोर कॉम्प्लेक्स एंड टेक्स मोर टाइम फॉर डिवीजन। ऑब्वियस ही बात है, कैसे जल्दी डिवाइड करेगा? इतनी सारी चीजें हैं तो डिवीजन के दौरान हर चीज का ख्याल रखना पड़ेगा ना। पर प्रोकैरियोटिक सेल तो कितना छोटा सा था, आसान सा था, नॉन कॉम्प्लेक्स था, तो वो जल्दी डिवाइड कर जाता है। वहीं अगर हम यूकैरियोटिक सेल को देखें और कंपेयर करें प्रोकैरियोटिक सेल से बेटा, तो यूकैरियोटिक सेल बड़ा होता है साइज में, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है और डिवीजन में टेक्स मोर टाइम फॉर डिवीजन एज कंपेयर्ड टू बेटा प्रोकैरियोटिक सेल। इसके कंपैरिजन में करेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट, एग्जाम्पल्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल। बैक्टीरिया को छोड़ दो, एक्सेप्ट बैक्टीरिया, all other living organisms, all without any exception, are made up of eukaryotic cell. Except bacteria, all are eukaryote. जिसमें क्या क्या आता है? आपके प्लांट्स आते हैं, आपके एनिमल्स आते हैं, फंजाई हो गया, मेंबर्स ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा हो गया, सब कुछ। ठीक है, हम इस चैप्टर में बेटा डिटेल में इन दोनों यूकैरियोटिक सेल पे बात करेंगे, प्लांट और एनिमल सेल पे बेटा हम बात करेंगे। तो शुरू करने से पहले इन दोनों की बेसिक डिफरेंस पे थोड़ी बात कर लेते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? प्लांट और एनिमल सेल पे थोड़ी सी बेटा हम बेसिक सी चर्चा कर लेते हैं। आओ भाई, तो बेसिक से दो हमें इंपॉर्टेंट यूकैरियोटिक सेल पढ़ने हैं, तो भाई उनके बीच में जरा छोटा सा, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, बहुत खास बात नहीं है कि घबराने की बात है कि अरे ये क्या चीज है। ये आप बचपन से टॉपिक पढ़ रहे हो, तो बस उसी का ही मैम यहाँ पर एक फॉर्म में रिवीजन करवा रही हैं। बताओ, यूकैरियोटिक सेल की हम बात कर रहे हैं। मेजरली मैंने यहाँ पे दो यूकैरियोटिक सेल लिए हैं, प्लांट और एनिमल। क्या अंतर है बेटा दोनों में? बेसिक डिफरेंस क्या है दोनों में? क्या किसी ने सेल वॉल बोला? बिल्कुल सही पकड़े हो, दोनों यूकैरियोटिक सेल हैं, दोनों के पास वेल डिफाइंड जेनेटिक मटेरियल है, सब कुछ ठीक है। पर शुआन की बात याद आ गई? सेल थ्योरी में कल बताई थी क्या? प्लांट सेल के पास अपार्ट फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन एक और बाउंड्री प्रेजेंट होती है, सेल वॉल, जो कि एनिमल सेल में नहीं होती। और ये बहुत बड़ा डिफरेंस है दैट सेपरेट्स प्लांट्स फ्रॉम एनिमल। प्लांट सेल में बेटा आउटर मोस्ट लेयर क्या है? सेल वॉल है। यहां यही सेल वॉल एब्सेंट है, देयरफॉर यहां आउटर मोस्ट क्या हो जाएगी? मेम्ब्रेन हो जाएगी। अगला, अब इसके अलावा बेटा प्लांट सेल कंपैरेटिवली साइज में बड़े होते हैं और एनिमल सेल अगर हम प्लांट से कंपेयर करेंगे तो साइज में छोटे होते हैं। सो दीज आर कंपैरेटिवली लार्जर इन साइज, और ये वाले कंपैरेटिवली बेटा साइज में छोटे होते हैं। अब प्लांट सेल का अगर हम माने तो प्लांट सेल एक बार डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं।
तो इनकी सबसे बाहर वाली लेयर को क्या कहते हैं? सेल वॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल वॉल। सेल वॉल के अंदर तो वही भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, ठीक, राइट। अब यहां पे सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, कोई भी सेल वॉल नहीं है। ओनली वन मेम्ब्रेन विच इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बात एक ही है। इसके अंदर, दोनों के अंदर वही फ्लूइड होगा। मेन अरीना साइटोप्लाज्म, मेन अरीना साइटोप्लाज्म। पर अगर एनिमल सेल को देखोगे बेटा, तो एनिमल सेल के बीचों बीच वेल लोकेटेड होता है न्यूक्लियस, सेंट्रली प्लेस्ड न्यूक्लियस होता है, बड़ा सा सेंट्रली प्लेस्ड न्यूक्लियस होता है, और डेंस साइटोप्लाज्म, डेंस। जबकि अगर प्लांट सेल को देखोगे बेटा, तो इनका न्यूक्लियस बेचारा कोने में चला जाता है, कोने में, वॉल की तरफ, पेरिफेरल न्यूक्लियस होता है। क्यों? क्योंकि बीचों बीच बड़ा सा वैक्यूल प्रेजेंट होता है। तो यहां क्या है? लार्ज वैक्यूल। इतना बड़ा वैक्यूल है कि उसने न्यूक्लियस को साइड में सरका दिया। और अगर एनिमल सेल की बात करोगे तो वैक्यूल या तो नहीं होते हैं, और अगर होंगे तो वेरी स्मॉल। तो क्या लिखोगे? वैक्यूल वैसे तो होते ही नहीं है, आर एब्सेंट, बट इफ फाउंड देन वेरी स्मॉल। तब ये कैसे होते हैं? छोटे छोटे होते हैं। कैसे होते हैं? छोटे छोटे होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। इसके अलावा बेटा प्लांट सेल में एक स्पेशल टाइप का सेल ऑर्गेनल पाया जाता है। क्या कहते हैं उसको? प्लास्टिड्स। यहां होता है, पर यहां प्लास्टिड्स नहीं होते। वैसे ही एनिमल सेल में एक स्पेशल नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल सेंट्रोजोम पाया जाता है, पर यहां नहीं होता। करेक्ट? देखो कितनी प्लस माइनस चीजें हो गई। सेम यूकैरियोटिक सेल, तो कह सकते हो कि सारे के सारे प्रोकैरियोटिक सेल एक जैसे होते हैं, पर यूकैरियोटिक सेल में देखो कितनी वेरिएशंस आ रही हैं। तो यूकैरियोटिक सेल्स आर नॉट सिमिलर, वेरीज फ्रॉम कैटेगरी टू कैटेगरी। इसके अलावा बेटा एक पॉइंट लिख लो, बाद में पढ़ाऊंगी, बस नोट कर लो। प्लांट सेल्स में गोल्जी बॉडीज आर represented by not connected cisterna। बस ये लिख लो, इसका क्या मतलब है। जब गोल्जी बॉडी पढ़ाऊंगी बेटा, वहां डिटेल में इसको एक्सप्लेन करूंगी। जबकि एनिमल सेल में क्या लिखोगे? कनेक्टेड सिस्टर्ना। लिख लो बस, जब पढ़ा दूंगी तो समझ में आ जाएगा। करेक्ट? यस और नो? तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस है प्लांट और एनिमल सेल में। आई होप सबको समझ में आया होगा। अब एक बार जरा सा अपने यूकैरियोटिक सेल की स्टार्टिंग की थोड़ी सी रीडिंग कर लेते हैं बेटा। तो यूकैरियोट्स इंक्लूड ऑल प्रोटिस्टियंस, प्लांट, एनिमल एंड फंजाई। सब, बैक्टीरिया को छोड़ के सब यूकैरियोटिक हैं। यूकैरियोटिक सेल में बेटा आपको कंपार्टमेंटलाइजेशन मिलेगा साइटोप्लाज्म में, जैसे कि आपको मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहां पर प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। कल हम पढ़ चुके थे इस बात को। यूकैरियोटिक सेल के पास वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है, मेम्ब्रेन बाउंड हिस्टोन प्रोटीन के साथ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। इन एडिशन, इसके अलावा बेटा यूकैरियोटिक सेल के पास
कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी एंड साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर्स, ये आपको मैं पढ़ाऊंगी, इनके पास कैसे फ्लैजिला, सीलिया, माइक्रोट्यूब्यूल वगैरह वगैरह सब पढ़ेंगे हम, डोंट वरी। द जेनेटिक मटीरियल इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू डिस्टिंक्ट क्रोमोसोम, तो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है। ऑल यूकैरियोटिक सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल, सारे यूकैरियोटिक सेल एक जैसे नहीं होते। अभी आपने देखा प्लांट सेल और एनिमल सेल के डिफरेंसेस। प्लांट एंड एनिमल सेल्स आर डिफरेंट एज प्लांट सेल के पास सेल वॉल होती है, प्लास्टिड्स होते हैं और बड़ा सा वैक्यूल होता है, जबकि ये सारी चीजें एनिमल सेल में नहीं होती। इसके अलावा एनिमल सेल के पास सेंट्रोजोम होता है, सेंट्रियोल होता है, जो कि प्लांट सेल्स में नहीं होता। बताओ क्या ये सभी पॉइंट सबको क्लियर हो चुके हैं? अगर यहां तक चीजें क्रिस्टल क्लियर है तो बस आज के लिए बेटा हम इतना ही रखेंगे। इसके आगे डिटेल्स ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल यानी सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल और सारा ड्रामा अगली क्लास में बेटा पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही काफी है। आओ सवाल करते हैं। हु डिस्कवर्ड द सेल? तो किसने डिस्कवर किया था? क्या नाम दोगे? ल्यूविन हुक? नहीं, सिंपल सेल पूछा है, हुक ने डिस्कवर किया था। अगला इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताओ। साइज ऑफ टिपिकल बैक्टीरिया, साइज ऑफ वायरस, साइज ऑफ, करोगे इस क्वेश्चन को? पहले होमवर्क में शायद दे दूं। अगर मैं अभी ये सारे क्वेश्चंस करवा दूंगी तो फिर फायदा क्या है? ओमने सैलो सैले करोगे इन सारे क्वेश्चंस को पहले होमवर्क में। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। देखो ये सारे क्वेश्चंस बेटा एक बार होमवर्क में करके लाओ और फिर मैं इसकी आपको अच्छा ये बता देती हूँ। एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी, वायरस, इस पे भी मैंने बात नहीं करी थी। एक चीज याद रख लेना, वायरसेस जो हैं ये असेल्युलर, वैसे तो ये वायरसेस सेल थ्योरी का पार्ट ही नहीं बनते, करेक्ट, पर फिर भी याद रख लेना अगर कोई ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो सेल का ना बने होने के बावजूद इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस दिखा सकता है तो वो है वायरसेस। हम कहते हैं ना कि एनीथिंग विच इज नॉट अ सेल इज नॉट लिविंग, यही कहते हैं ना। सेल थ्योरी के हिसाब से क्या मतलब हुआ? कोई भी चीज जो सेल से नहीं बनी है, विच इज नॉट मेड अप ऑफ सेल, वो कैसी है? वो डेड है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं रखती। पर वायरसेस बेटा सेल के नहीं बने होते, ये बिना सेल के हैं, ये एसेल्यूलर है, पर फिर भी स्टिल लिविंग होते हैं होस्ट बॉडी के अंदर। इसी वजह से ये क्या बन गए? सेल थ्योरी के एक्सेप्शन बन गए। इसे याद रख लेना। और बस आज के लिए फिर हम इतना ही रखेंगे। होमवर्क यही है कि जो आपको मैंने क्वेश्चंस दिए हैं 8-7 जो भी क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को आप एक बार कंप्लीट करो। कल की क्लास शुरू करने से पहले ये सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं डिस्कस करूंगी। एक बार आप ट्राई तो करो, अगर मैं नहीं करवा दे तो फिर फायदा क्या है? मज़ा नहीं आएगा ना। तो पहले पूरा लेक्चर सुनो, फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, फिर अगले लेक्चर में मैं इसके आंसर देके आगे कहानी को शुरू करूंगी। तो इससे मज़ा आएगा। अगर मैंने अभी सारे आंसर दे दिए तो फिर आपके लिए क्या रह गए? तो फिर मैम ने पढ़ाया, मैम ने टेस्ट दे दिया, राइट? तो वेट करो, आंसर सॉल्व करो। और बस आज के लिए इतना ही मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। टिल देन लॉट्स ऑफ लव टू ऑल माय डियर चमकते दमकते सितारों को, मेरे सभी शेर और शेरनियों को। पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो।